हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पीटर लिंच की बुक पढ़ रहे थे और हम लोग सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। एक लास्ट में एक समरी का चैप्टर है और वो भी हम लोग मतलब ऑफिशियली देख लेंगे। बट यहाँ पे इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे हम लोग टेक्निकल पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त में जो भी चीज़ है उसको एक पेज के अंदर उतारने की जो हमारी मतलब कि एक एबिलिटी होती है उसी को एक इन्वेस्टमेंट, ये वाली जो बुक है हमने अभी तक पढ़ाई करी है उसको मैं एक पेज में उतारने की कोशिश किया हूँ। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडेंस रूप में लिखा हुआ है क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं होती है, बट नेवरदलेस आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ द थिंग्स इन ए सिंगल वीडियो। सो हैव पेशेंस। और अभी तक आप मेरा मतलब विस्तृत जो सारा सीरीज ऑफ वीडियोस बनाया है इस बुक पे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें वो पीछे वाला जाके, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड विथ जो है कि एक वीडियो में, अगर हम लोग एक ही वीडियो में जो हम लोग हर चैप्टर को कैसे उस लर्निंग को उतार सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक जगह मैंने नोट करके रखा है, जैसे ये हम लोग इस बुक का जो निचोड़ अगर देखना चाहें तो सबसे पहले जो किताब के शुरुआती अंश में पीटर लिंच बताते हैं कि किस आदमी को मतलब खुद से स्टॉक पिकर बनना चाहिए, जिसके पास टाइम है या रिसर्च कर सकता है वगैरह, वो तो मान लीजिए स्टॉक पिकर उसको खुद से बनना चाहिए। अदरवाइज जो है वो म्यूचुअल फंड या दूसरे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की तरफ उसको देखना चाहिए। ठीक है। सो तो अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे कि जैसे हमारा ये जो चैप्टर बना था मेकिंग ऑफ स्टॉक पिकर, तो यहाँ से ये बोलते हैं क्यों खुद से स्टॉक पिकर बने। तो हमें मालूम है कि जैसे अभी देख रहे हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर जो है, देखिए प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, वो इकोनॉमी में एज ऐड नहीं करते, वो एक हेजिंग या एक रिस्क को काउंटर करने के एसेट्स हैं। बट द इक्विटी इज एज एन एसेट क्लास, इक्विटी बीट्स ऑल अदर एसेट क्लासेस इन लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो इक्विटी है उसके लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड जो बोलते हैं रिटर्न आपको मिलना चाहिए 15 से 20% सीएजीआर। अगर आप लॉन्ग टर्म में बना पा रहे हो, किसी साल 30 भी हो सकता है, किसी साल 2% भी हो सकता है, बट हर साल आपका 30% बनेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना गलत चीज है, खासकर इक्विटी से। तो वो बताते हैं, फिर बोलते हैं कि जैसे हम आए हैं तो म्यूचुअल फंड ही क्यों ना ले लें। ठीक है, तो क्यों अपना दिमाग इतना माथामारी करे। तो बताता है कि म्यूचुअल फंड के साथ में बहुत सारी बंदिशें हो सकती है, वो सारी बंदिशें एक एमेचर इन्वेस्टर के साथ या रिटेल इन्वेस्टर के साथ में होनी जरूरी नहीं है। जैसे कोई फंड का 10% से ज्यादा नहीं खरीद सकता, किसी कंपनी का 5% ज्यादा नहीं खरीद सकता, इस तरह की सारी चीजें वो लोग मतलब एक बना रखे रहते हैं। पर आप अपने पोर्टफोलियो का सारा खरीद सकते हो। अगर मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टेड, आप इसी एक शेयर में खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट यू कैन डिजाइन योर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग से रिलेटेड भी जो उन्होंने बताया था कि पीटर लिंच कैसे रखते हैं अपने फंड में, वो भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज है। तो एमेचर इन्वेस्टर का एज भी बताते हैं कि जो स्ट्रीट के अंदर में एक चैप्टर है जो वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरन्स। तो यहाँ पे मैं मतलब कि साथ साथ में लिखा हूँ जैसे चैप्टर 2, तो आपका चैप्टर भी कवर होता जा रहा है कि उसका एसेंस क्या है। उसमें ये बता रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट के जो लकीर के फकीर होते हैं कि वो मतलब एक ही साथ में मिलके डिसीजन लेते हैं। कि मान लीजिए वो एक कहानी बताते हैं कि एक फंड मैनेजर जो उसी, जैसे मान लीजिए कोई नया फंड मैनेजर है बैंक का, कोटक की बैंक समझ लीजिए, तो उसका एक फंड मैनेजर अगर आउटबीट करके रिटर्न बना दिया किसी के लिए और किसी इन्वेस्टर के लिए नहीं बनाएगा दूसरा, तो वो फिर आपस में एक विवाद हो जाएगा। तो बोलते हैं कि ये लोग सारे जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे होकर डिसीजन लेते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। और बोलते हैं कि इकट्ठे होकर जब भी डिसीजन लिया जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि सामूहिक रूप से लिया हुआ डिसीजन जो है वो आपको आउटसाइड रिटर्न देगा या मान लीजिए आपको सही रहेगा। तो बोलते हैं कि कहीं पे भी इतनी ज्यादा ग्रुप में जो चीजें बन के आती है वो जरूरी नहीं कि वो रिटर्न देगी। तो इसलिए वो बताते हैं। और मगर ये देखा गया है कि जो है बियर फेज में जब इंडिविजुअल जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने का, तो वो बियर फेज में म्यूचुअल फंड की तरफ भाग लेते हैं इंडिविजुअल। तो जिनके स्टॉक पिक्स खराब हुए, तो वो किसी भी कारण से खराब हुए, तो वो आपके चले जाते हैं इन म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर लेते हैं अपना। ठीक है। तो ये बताते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास टाइम और एफर्ट नहीं है और 10-12% सीएजीआर के साथ में आप खुश हैं, या मान लीजिए आपको घर या वगैरह से आप निजात पा ली है, आपको एज ए एसेट क्लास इक्विटी में खेलना ही है, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम और रिसर्च करने का, ट्रैक करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही आपकी कोई ऐसी इच्छा होती है। अगर आपके अंदर अगर कीड़ा है कंपनी को समझने का, बिजनेस को समझने का, तब फिर वो कह रहे हैं कि आप इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये जो 12% की जगह 15% रिटर्न बनाएंगे तो लंबा समय के लिए अगर 15-20 साल रख रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग मच मोर डिफरेंस इन दी कंपाउंडिंग इफेक्ट विच इट विल हैव ओवर द इयर्स। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि अब हम देखना है कि अगर हम डिसाइड कर ही लिए कि हमको खुद से खरीदना है और हम अपना देख लिए, तो ये सारी चीजें जो प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट वाला पार्ट जो है उसको मेकिंग ऑफ स्टॉक पिकर, वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स, इज दिस गैम्बलिंग और व्हाट, की मतलब जुआ है। तो जुआ के जैसे जो खेलेंगे जैसे ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह, तो वो बर्बाद ही होगा, वो उसके लिए वो स्टॉक मार्केट जुआ ही है। जो रीजनेबल थोड़ा सा दिमाग लगा करेगा उसके लिए स्टॉक मार्केट उसी तरह बिहेव करेगा। फिर पासिंग द मिरर टेस्ट वाला जो एक चैप्टर है उसमें भी यही कहा है कि भाई अपना रिस्क देख लो, तुम उम्र के किस पड़ाव पे हो, किस स्थिति में हो। ये नहीं कि फोमो में इक्विटी में आ गए और उसके बाद ऊपर नीचे हो रहा है तो आपकी हालत पतली हो गई, 10 लग रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आपका ये जो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है कि ये अच्छा मार्केट है, बियर मार्केट है कि बुल मार्केट है कि क्या है, अब कहाँ तक नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो बोलते हैं प्राइस से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए, प्राइस आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और शॉर्ट टर्म के अंदर में प्राइस जो है वो कैन बी एट कंट्राडिक्शन विद द फंडामेंटल्स, तो ये बताते हैं।
तो उसके पार्ट 2 में वो पिकिंग विनर्स की कैसे हमको चुनना है कि क्या कंपनी को खरीदे, व्हाट बिजनेस शुड बी ओन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप जिसको जानते हो, बाय व्हाट यू नो, मतलब जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। अब इसमें यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं कि जैसे आप कोलगेट है तो उसका मान लीजिए जहां तक वो फैलना था, ये नहीं कि कोलगेट आपको अच्छा लगता था आप जाके कोलगेट पाल्मोलिव खरीद लिए या नेस्ले खरीद लिए, या मान लीजिए जो है पीएनजी खरीद लिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, क्योंकि उसका जो एक मार्केट सिचुएशन आ चुका है। जब यही चीज जब मतलब वो एक ये भी डिस्कस करते हैं एक चैप्टर में कि 3 फेज होता है ग्रोथ का, कि एक होता है स्टार्टअप फेज जहां पे बिजनेस मॉडल प्रूवन नहीं होता है, उस वक्त में जो घाटा कर रही होती है कंपनी मगर वो एक्सपैंड करती है, किसी तरह से मार्केट शेयर लेती है, जैसे हम स्विगी के लिए देखते हैं या बाकी कंपनी के लिए देते हैं। बाकी जो है एक एक लेवल उसके बाद जब आता है, उसको बोलते हैं रैपिड एक्सपेंशन फेज, आरईपी। तो उस वक्त में क्या होता है कि कामयाब कर देती है मॉडल, और शहर दर शहर, मॉल दर मॉल वो चीजों को मतलब रेप्लिकेट करती है इजीली, क्योंकि उसको एक विनिंग फॉर्मूला मिल गया है और उसका एक नीश डेवलप हो गया है और वो सेक्टर लीडर बन चुका है। जैसे आज के डेट में ब्लिंकिट आप देख रहे हैं, ठीक है, पर ब्लिंकिट का वैल्यूएशन अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट काइंड ऑफ एनी रिकमेंडेशन। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि आप जो चीज भी देख रहे हैं कि आप आसपास घट रहा है, जो चीज बदलाव हो रहा है, जैसे एग्जांपल वो देते हैं कि जब इंटरनेट का लैंड वायर लग रहा था तो सिस्को सिस्टम्स या जो भी मान लो लैंड वायर वगैरह लगा रहा था, या जब एप्पल की जो ऑफिस में कंप्यूटर लग रहे थे घर भर में, बच्चा डिमांड कर रहा था, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि एप्पल को भी जरूरत है। बाकी अमेजन के लिए भी वो कह रहे हैं कि जैसे अमेजन पहला मैंने मतलब अपनी वाइफ के लिए जो एक ऑथर को फॉलो करती थी, उससे रिलेटेड सारे कलेक्शन बुक एक मेरे दोस्त ने तुरंत जो है डाउनलोड कर लिया नेट से, क्योंकि मैं तो टेक से भी आदमी था नहीं, तो मैं अपने मतलब कभी भी मैं बिना फैमिली की हेल्प से इंटरनेट भी नहीं एक्सप्लोर किया था। तो एक बार मैं अपने दोस्त से जिक्र कर रहा था कि मेरी वाइफ को ये ऑथर के नॉवेल्स पसंद है, तो वो जो है फ्रेंड ने सारे ले आए और उसने मतलब कि पीटर लिंच ने उसी साइट से सारे डाउनलोड करके अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, जो भी मतलब सेलेक्टेड 10-12 थे। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे उनका पहला इंटरेक्शन हुआ अमेजन के साथ, मगर फिर भी वो अमेजन की अपॉर्चुनिटी को भाप नहीं पाए क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे इतने। तो ये बता रहे हैं। बाकी ये कह रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारी कंपनी जो है वो अर्निंग नहीं भी करते हुए $1 बिलियन वैल्यूएशन पा लेती है, तो उस तरह की जो हॉट स्टॉक्स और ओवर साइज आईपीओ विदाउट एनी अर्निंग ई, मतलब जिसका पी ही में ई नहीं है तो वो क्या देखोगे, तो उस टाइप से उन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या खरीदें के लिए बताया है कि आप देखना बाय व्हाट यू नो, पर इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि सी वेटेज एंड रेवेन्यू। मतलब वो एक एग्जांपल याद अगर आपको होगा तो वो एक कहते थे कि भाई प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है उसका ही पार्ट पैम्पर्स है, आप देख रहे हो कि पैम्पर्स की बहुत अच्छी बिक्री है, मेरा बच्चा भी यूज करता है, कितना सॉफ्ट है, सारी चीज प्रोडक्ट कितना अच्छा है, बट आप देखिएगा कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का वो एक एकदम छोटा सा हिस्सा है पैम्पर्स। तो पैम्पर्स के साथ में अगर आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल खेलने जाओगे तो आपका गैम्बल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि आप उसका देखिए कि जो आपको पसंद आ रहा है वो उस प्रोडक्ट का कितना वेटेज है उस कंपनी में, जो कंपनी ओन करती है। जैसे उसी में फेवरेबल सिचुएशन दिखी थी लेग्स में, जो हेंस कंपनी की जो एक प्रोडक्ट था लेग्स, जो लेगिंग्स वगैरह टाइप का था, तो वो जो केमार्ट का स्टोर एक्सपैंड हो रहा था उस वक्त में लेग्स भी मतलब कि बहुत साथ साथ में उसको एक्सपैंड करने का उन्होंने बिजनेस मॉडल डिस्कस किया कि किस तरह से वो लेग्स हेंस के लिए मालामाल करने वाला प्रोडक्ट था, जबकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए पैम्पर्स इतना प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी कोई असर नहीं डाल पाया स्टॉक पे। तो वो इंपॉर्टेंट जरूरी है कि अगर आप बाय व्हाट यू नो के चक्कर में जाएं तो ये देखिए कि अगर मान लीजिए पहले की सैचुरेशन है कि नहीं उस प्रोडक्ट का। अगर मान लीजिए कोलगेट आप घस रहे हैं तो ऐसा नहीं है पूरी दुनिया कोलगेट घस रही है, आप तो ऐसा है कि जो भी मान लीजिए किसी को पेप्सोडेंट पसंद है, किसी को क्लोजअप पसंद है, आप जबरदस्ती ठेल के भी आप कोलगेट कराइएगा तो नहीं करेगा वो। तो वहां से वो मतलब और मार्केट शेयर छीन नहीं सकता एक दूसरे का, तो वहां पे खत्म हो गया। ये तो जब शुरुआत में कोई दंत मंजन से कोलगेट की तरफ आ रहा था उस वक्त में, ये रैपिड एक्सपेंशन फेज में जब थी कंपनी, तब आप इसको ले सकते थे। तो वो जो हमारा मतलब शुरुआत में जब यहाँ पे आई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर या इस तरह की, उस वक्त में आप देख सकते थे। अभी ये सिंपल स्लो ग्रोवर हो गई है, डिविडेंड के लिए आप ले सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। अगर आपको मतलब सेफ ही खेलना है, 55-60 साल की आपकी उम्र हो गई है, रिटायर हो गए हैं, और आपको मान लीजिए इतना ज्यादा हाई तौबा नहीं करना है, ग्रोथ के लिए ट्रैक नहीं करना है, आप चाहते हैं कि मेरा डिविडेंड आता जाए और मतलब कि एफडी को बीट करता हुआ डिविडेंड, तो उस केस में आप स्लो ग्रोवर और यूटिलिटीज कंपनी जो डिविडेंड देती है उस तरह की आपको बोले हैं डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो बोलते हैं और साथ साथ में कि जो जितने भी इन्वेस्टर हुए हैं, वारेन बफेट या और भी बाकी लोग, वो भी टेक्नोलॉजी से डरने भागने वाले रहे हैं। टेक्नोलॉजी में वो कहते हैं कि वैल्यूएशन जो है उसका कोई माँ बाप नहीं होता, तो समझ नहीं पाते हैं और $1 बिलियन वैल्यूएशन आ जाता है, तो बोलते हैं इसका कोई सेंस नहीं है। तो इसमें सेंस यही है कि जैसे मार्केट कैप टू सेल्स वगैरह देख सकते हैं और बाकी सारी चीज, कैश फ्लो देख सकते हैं और सेल्स ग्रोथ कैसा हो रहा है वो देख सकते हैं, वो नई कंपनी जो आती है अगर आपको लेना ही है तो। बट उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस जो है सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जैसे बताते हैं कि अमेजन का जो धंधा था वो मतलब धोबी का जो काम होता है, क्लीनर्स का जैसा काम होता है, वो ऐसा सिंपल था। बस मैं मतलब कि एक दिमाग में अवधारणा बढ़ा ली थी कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनी नहीं लेनी है, मगर वो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी थी नहीं, तो वो बताते हैं। तो वैसे ही जैसे बैंक, एनबीएफसी, लोन देने वाला काम, एफएमसीजी, होम प्रोडक्ट, कंज्यूमर आइटम, जो भी मतलब कि अब जहां नया चीज आ रहा है, जहां ऑलरेडी हो रहा है या सेक्टर में कुछ चेंज हो रहा है, जैसे बता रहे थे कि लैंड वायर लग रहा था या बाकी सारी चीजें चेंज हो रही थी, तो अभी भी जो भी चीज आप देख रहे हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट में कोई चेंज आपको नजर आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जैसे प्रोटीन पाउडर वगैरह बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, या मान लीजिए जो न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह यूज हो रहा है कि कोई सप्लीमेंट ले रहा है मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, या इस तरह से जो देख सकते हैं। तो फार्मा में आपका मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाहे जाइडस हो चाहे और भी कोई कंपनी हो, सो नेम रिकमेंडेशन नहीं डिस्कस करते, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सो हम लोग वो कर देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो
दूसरा फिर वो हम लोग यहाँ बताते हैं कि जब आपको देखना है कि क्या लेना है तो उसके साथ साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितने तरह के हैं। तो कितने तरह के मतलब वो पीटर लिंच की ये कैटेगराइजेशन है, हर कोई अपने अलग तरीके से करता है, पर पीटर लिंच का ये कैटेगराइजेशन मतलब कि बहुत ज्यादा वाइडली डिस्कस्ड है लिटरेचर में, आप बहुत सारी किताब में देखेंगे। तो जैसे वो कहते हैं स्लो ग्रोवर, तो वो कहते हैं स्लो ग्रोवर को कब लेना चाहिए, अमूमन वो नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि इस किताब में तो बहुत जगह लिखा हुआ है इन्होंने कि स्लो ग्रोवर एक है। तो स्लो ग्रोवर किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 8 से 10% ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है तो आप बस खाली यूटिलिटी कंपनी हो सकती है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी वगैरह जैसे है स्लो ग्रोवर ही होती है। तो आप देखेंगे कि जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो या बाकी भी मतलब उस तरह से एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि अचानक से बहुत ज्यादा बिजली करेगी। जो जीडीपी के हिसाब से ही ग्रो करती है तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्लो ग्रोवर है, या 1-2% फालतू भी। तो उसको उसको आप किस लिए खेलेंगे, डिविडेंड के लिए खेलेंगे। तो अगर मान लीजिए कब बेचेंगे उसको, तो डिविडेंड इनकंसिस्टेंसी हो रही है, आपको प्रोस्पेक्ट बैड लग रही है कंटिन्यूड अर्निंग्स की, तो आप उसको बेच देंगे। तो यहाँ पे वो मतलब एक जो 2 मिनट ड्रिल बताते हैं उसमें भी यही बताते हैं कि क्या देखना है कि पहले कैटेगरी देखो, फिर उसके बाद उसका वैल्यूएशन कंडीशन जो है वो रीजनेबल है या नहीं है वो देखो, फिर जो कहानी के लिए लिया था वो पूरी हो गई है या फुस हो गई है तो उसको बेच दो। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरी बुक में ये थीम जो है ये इसके अराउंड ही, जो 6 कैटेगरी के अराउंड ही पीटर लिंच ने काफी डिस्कस किया है, बार बार डिस्कस किया है, उसी को हम लोग यहाँ पे दोबारा हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ देखेंगे कि टाइप कितने हैं, स्लो ग्रोवर, स्टालवार्ट, फास्ट ग्रोवर, साइक्लिकल, टर्न अराउंड, एसिड प्ले, ये हमने पहले भी देखा है। बट फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन हम लोग ये बताते हैं कि जैसे व्हेन टू बाई, तो स्लो ग्रोवर को हम डिविडेंड के लिए लेते हैं। जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया आपका मान लीजिए 7% अगर डिविडेंड आपको एफडी में मिलता है, अगर उससे ज्यादा तो डिविडेंड यील्ड अगर उसका मिल रहा है आपको, मान लीजिए 300 रुपया मिल रहा है साल भर में, उससे ज्यादा आपको डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, तो बोलेंगे कि भाई एफडी कराओ चाहे कोल इंडिया का ले लो, एक ही बात है। थोड़ा सा स्टॉक में भी कभी कभी वो साइकिल चलती है तो वो मिल भी जाता है। 300 350 के आसपास में जब लिए थे तो फिर वो 400 के आसपास हो जाए तो 400 450 कहीं भी जा सकता है। तो आपको एक तो स्टॉक का जो वैल्यू बढ़ रहा है वो मिल रहा है, साथ साथ डिविडेंड यील्ड भी उसकी मतलब कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है, नो रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स। तो आप देख सकते हैं। फिर स्टालवार्ट जो है वो किस तरह की, जैसे कंपनी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है, जिसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि लंगोटा खुल जाएगा और ये कंपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ऑलरेडी स्टेब्लिश है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, मतलब स्लो ग्रोवर की कैटेगरी में भी आ गया है। तो इसलिए मैं कभी कभी उसको वरुण बेवरेज को बोलता हूँ इसमें कि भाई मार्केट का इतना बड़ा नहीं है, मगर फिर भी जो है उसकी मतलब एक तरह से पेनिट्रेशन पूरी हो चुकी है। वो कभी कभी पी री रेटिंग में नीचे चला जाता है और उसके बाद जब फिर से री रेट को ऊपर आता है और अच्छा खासा मतलब चलता रहता है। तो यहाँ पे आप ईपीएस जो है उसका एक मोर और लेस उसी तरह से ग्रो करेगा। ईपीएस मतलब एक तरह से ये रहेगा, जब आपको पी री रेटिंग का स्कोप दिखता है, ऑपरेटिंग का स्कोप दिखता है, अगर नॉर्मली 70 में बिकने वाला एफएमसीजी कंपनी आपको 30-35 में दिख रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। फिर वो जब 70 पे आए, 30 से 50% आपका दिख रहा है फायदा, तो उसको बेचिए और फिर आगे बढ़िए उसी तरह के स्टालवार्ट में। फिर दूसरे कोई स्टालवार्ट खोजिए आप जहां पे मतलब ओवर वैल्यू जोन में नहीं है, ये इनका कहना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये फास्ट ग्रोवर के लेकर ये कहते हैं, जो पीटर लिंच के खासकर फास्ट ग्रोवर को आइडेंटिफाई करने और रखने के लिए माना जाता है कि पीटर लिंच जो है फास्ट ग्रोवर का गुरु है, मतलब किंग है। तो वो कहते हैं फास्ट ग्रोवर में देखो एक खास बात यह है कि 20 से 25% की ग्रोथ जो है सस्टेनेबल है। 50 से 100% जो ग्रोथ करने वाली कंपनी होती है उससे थोड़ा सावधान रहो। 30 से 35% ठीक है, मगर धीरे धीरे इंजन स्लो होती है। मगर अगर इंजन अगर 20 से 25 वाले से भी स्लो हो रहा है और अगर वैल्यूएशन जो है वो कहते हैं पैग लेस देन 1, तो मतलब सेल्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ होता है ऐसे तो ग्रोथ में, बट सेल्स ग्रोथ इज मोर बेटर इंडिकेटर। क्योंकि प्रॉफिट तो क्या है कि कॉस्ट कटिंग से भी थोड़ा बहुत 1-2 क्वार्टर के लिए आप मैनेज करेंगे और आपका मान लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, बट आपका सेल्स ग्रोथ जो है वो क्लियर इंडिकेशन है स्ट्रीट का, मार्केट का, कि मार्केट आपके जो प्रोडक्ट है उस पर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई 20-25 के पी में अगर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है और 20-25% का ग्रोथ है तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसका सस्टेनेबल हो सकता है। 20-25 का आरओई भी मान लो मेंटेन करके रखेगा तो वो इक्विटी डाइल्यूट करने की जगह नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, और जो है अपना ही मतलब कैश फ्लो से वो उस ग्रोथ को फंड कर सकता है, चला सकता है। अदरवाइज ज्यादा मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए आरओई जिसका कम है और कैश फ्लो मतलब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको दिक्कत आएगी तो वो डेट लेगा। डेट फील्ड ग्रोथ में ये दिक्कत होती है कि जैसे ही कुछ अनटुवर्ड्स सर्कमस्टांसेस जैसे कोविड या और कुछ हो जाती है तो उस वक्त में क्या होता है कि डेट आपका जो अर्निंग्स है वो एक तरह से रुक जाती है और आपका जो डेट है उसका तो इंटरेस्ट आपको सर्विस करना ही पड़ता है। तो इन दैट केस रिस्क गेट्स इंक्रीज इन द फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, क्योंकि फिर अब उसके बाद उसको जो है कैश फ्लो उसका बहुत कंस्टेंट हो जाएगा। तो हमको अगर मान लीजिए रिस्क यहाँ पे फास्ट ग्रोवर यही होता है, तो वो बोल रहे हैं कि आपको अगर कोई फास्ट ग्रोवर में कोई आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो उसका वेटेज जरूर देखिए रेवेन्यू के प्रोपोर्शन में कि इस प्रोडक्ट जो मेरे को पसंद आ रहा है उसका वेटेज ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। और आपको कब उसको बेचना है, जब प्राइस टू परफेक्शन हो गया है और फुली डिस्कवर्ड हो गया है, वो मान लीजिए हॉट स्टॉक हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर दिख रही है फास्ट ग्रोथ के साथ, सेल्स ग्रोथ की इंजन जो है वो उसकी ठंडी हो गई है और फोर्स ग्रोथ करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया कंपनी, तो आप समझ लीजिए कि अब इसको हमको बेच देना है। कैपेक्स ग्रोथ कम हो गया, जैसे ट्रेंड में अगर पिछले क्वार्टर में वो 10 स्टोर खोल रहा था, इस क्वार्टर में 7 स्टोर खोल रहा है, फिर अगले क्वार्टर में 3 स्टोर खोल रहा है, मतलब उसका हो गया है ठाई ठाई फिस, ठीक है। कंपटीशन इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है और उसको एक संज्ञा दिया जा रहा है कि नेक्स्ट ये बनेगा, नेक्स्ट वो बनेगा। तो इस तरह की संज्ञा जब दी जाती है तो समझ लो कि उसकी कहानी हो सकती है खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कोई कुछ नहीं बनता है, सब अपना ही मतलब एक नया क्रिएट करता तो बनता है, अदरवाइज वो जो ओरिजिनल कंपनी उसको भी ले डूबता है, ठीक है। साइक्लिकल्स के बारे में बोलते हैं कि ये हम जैसे अभी हम देख सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल में या ऑटो में हमको रिवाइवल दिख रहा है। तो हमारा ये एक चीज है, हमने मतलब इस क्वार्टर का आपने देखा होगा कि पिछला वीडियो था
उसमें हमने 25 तारीख तक, इस 25 जनवरी तक जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, जिसके अच्छे सेल्स ग्रोथ 20% के नॉर्थ, और चारों चीज़ पॉजिटिव जो अपने स्क्रीनर के अंदर में दिखाता है, सेल्स ग्रोथ अपना जो है इस क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर पिछले क्वार्टर से, और जो है ईपीएस, प्रॉफिटेबिलिटी, और जो एबिटा मार्जिन, तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे भी मतलब पॉजिटिव है, मैंने उसको सारे को लेने की कोशिश करी है। एक एक्सेल शीट में कल डिस्कस भी करूंगा फिर से। इसी पहले फ्रेमवर्क हम समझ लेते हैं, फिर हम उसको यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे कि पीटर लिंच की आप लोग को ये रहेगा वर्क कि आप कैटेगरी देखेंगे और वैल्यूएशन कंडीशन रीजनेबल है या नहीं देखेंगे, और जो कहानी के लिए आपको लेना है वो देखेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है। मतलब लेने के बाद तो ये कहानी को ट्रैक करता ही रहना पड़ेगा हर वक्त, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि मतलब हमको बीच बीच में जो है अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हमको पोर्टफोलियो डिजाइन करना है। और हमारा जो कोर एक्सपर्टीज है, अगर आप बैंकिंग में है तो आप बैंक के स्टॉक्स में लेकर ज्यादा कंफर्टेबल और डीप डाइव कर सकते हैं। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है तो ईएमएस के देख सकते हैं, आईटी में है तो आईटी सर्विसेज रिलेटेड देख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर में है तो एनर्जी सेक्टर का देख सकते हैं, ऑयल एंड सर्विसेज में है तो आप उसको देख सकते हैं, किसी यूटिलिटी में है तो आप उसको देख सकते हैं। मतलब अपने कोर सेक्टर को पकड़ के उसमें भी डीप डाइव करके उसमें से भी मतलब कि आप नगीने खोजने चाहिए आपको, जो है आपका उसमें मतलब आप ज्यादा अच्छा करेंगे। वो बताते हैं ये भी एग्जांपल कि भाई डॉक्टर जो है वो मान लीजिए कि इधर पेपर का स्टॉक्स देख रहा है और जो रद्दी बेचने वाला है वो मेडिकल स्टॉक देख रहा है, तो जहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है वहाँ पे ये दिक्कत आती है, ठीक है, गलती होने की। तो किसी के मतलब कि कहने में कोई सजेस्ट कर रहा है, कोई बड़ा आदमी ले रहा है तो उसके साथ साथ में ले लेते हैं। दिक्कत ये रहती है कि फिर आप उस बिजनेस को ट्रैक नहीं कर पाते हो, और वो आदमी कब बेच के निकल जाता है, फिर आप फंसे रह जाते हो और आपका मतलब पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा निगेटिव में दिखाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कब बेचना उसको। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि पहले जो है आप खरीदने से पहले आप जानिए कि आप उसको कब बेचना है। तो जब आपको पता रहेगा किस कहानी के लिए मैं ले रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा कि कहानी खत्म हो गई है या नहीं प्ले हो रही है, तो उसको मैं बेच के निकलना है। तो साइक्लिकल को आपको लेना है जब मान लीजिए उसका आप देख रहे हैं कि रिवाइवल आने वाली है, जैसे ऑटो सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, या कोई भी मतलब टेलविंड्स आपको नजर आ रही है, इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ लीजिए, एनुअल रिपोर्ट देखिए, सेल्स ग्रोथ आ रही है और 2-3 साल तक ये साइकिल चला नहीं है, और उसके बाद एक साइन दिख रहा है, जैसे माइक्रो फाइनेंस की हमको दिख रही है कि एक साइकिल रिवाइवल में दिख रही है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अच्छा रिजल्ट दिखाया, अरमान की कमेंट्री अच्छी हो गई, या मान लीजिए कुछ जीवन हो, आप मान लीजिए डाइवर्सिफाइड खेलना है तो उस दिशा में देख सकते हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और भी बाकी लोग जो है, तो उस तरीके से मतलब कि वो लोग को क्या कमेंट्री है, हम लोग किसी स्टॉक को लेने के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनकी कमेंट्री देखने के लिए। तो सेक्टोरल हमें टेलविंड का असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो आप देख सकते हैं कि अगर उसकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, वो डेटर डे, ये डे, वो डे, वो सबसे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। फिर सेक्टोरल आपको स्लो डाउन नजर आ रहा है, और आपको हेडविंड्स दिख रहे हैं सेक्टर के, या नए प्लेयर एंट्री कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो बात की है। तो अगर इस तरह की कोई दिख रही है तो आपको मान लीजिए उससे कट के निकल लेना है। कई बार ये होता है कि जैसे वो बताते हैं कि बड़े बड़े फंड है ब्लैक रॉक टाइप के, वो ऑटो सेक्टर में 2-3 मतलब 3-4 साल होने से पहले 2-3 साल में निकल जाते हैं कि भैया आप हो गया तो अब खत्म ही होगा, इससे बढ़िया कि एकदम हम टॉप में निकले तो 10-15% पहले ही हम छोड़ देते। तो यहाँ पे पीटर लिंच भी यही कहते हैं कि जो नीचे का 15% और ऊपर का 10-15% छोड़ो, बीच में तुम कमाओ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है। फिर हम लोग आते हैं टर्न अराउंड में। टर्न अराउंड में भी ये कहते हैं कि भाई डेट का इस सिचुएशन देखो, कैश फ्लो का पोजीशन देख लो क्या है। अगर बहुत बड़ा कंपनी है जिसको सरकार फेल होने नहीं दे सकती है, तो उसमें भी मतलब अंदर आप देखिए कि कहीं इक्विटी डाइल्यूशन तो नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दी में घुसिए मत टर्न अराउंड में। तो जब आपको पता चल रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन जो मतलब इधर उधर फैला लिया था हाथ मार मार के, जैसे जिलेट ने कर लिया था, हम लोग ने एग्जाम्पल में पढ़ा था बुक में कि जिलेट पहले ये सेविंग क्रीम और जो रेजर वेजर को छोड़ के अलग बहुत सारी दिशा में चला गया था, साबुन शैम्पू सारी चीजों में चला गया था। तो वहां पे उसने देखा कि मेरा हिट नहीं हुआ मामला, तो फिर उस सब चीजों को उसने पिंच छुड़ाया और बेच बाज के हटाया। तब आप समझिए कि आप जिलेट अपने कोर काम में फोकस कर रहा है, तो इसका मतलब अब ये यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो इधर उधर जा जाके एक्विजिशन कर रहा है वो समझ लीजिए कि गड़बड़ कर सकता है। अब हम लोग मतलब उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो जब टर्न अराउंड हो गया है तो बेच दो, आपने इस कहानी के लिए लिया तो उसको बेच दो। फास्ट ग्रोवर में जब ग्रोथ स्लो डाउन आपको दिख रही है तो बेच दो। साइक्लिकल में जब आपको इन्वेंट्री पाइलिंग अप दिख रही है, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि भाई आपके जो है पार्किंग लॉट में भी इन्वेंट्री इकट्ठी होती जा रही है, तो समझ लीजिए एक बहुत ये संकेत है कि उसको बेच दो, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखने के लिए हमको वो कह रहे थे कि भाई जो है स्कैटर बट करना जरूरी है। नंबर एनालिसिस कीजिए, एनुअल रिपोर्ट देखिए, कौन कॉल सुनिए, स्क्रीनर वगैरह देख लीजिए, उसके पीयर वगैरह को देख लीजिए। तो ट्रैकिंग करना पड़ेगा हमको, जमीन में भी उतर के कई बार देखना पड़ता है स्टोरी। वो मैनेजमेंट को फोन कर लो, इधर उधर कर लो, और अपने ब्रोकर से पूछ लो, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख लो। तो वो सारी चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप एसेट प्ले का देखो, मेरे को तो मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई हम डोनाल्ड ट्रम्प जैसे महान आदमी है कि हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रियल एस्टेट में इसका ये है। तो वो सारी चीजें अंदरूनी खेल है। तो एसेट प्ले अगर तुम बाकी हो उस क्षेत्र के, तो तुमको दिख रहा है कि अगर इसका बुक वैल्यू अंडर वैल्यूड है, अगर आपको लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी इसके पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है पर उसकी बुक वैल्यू बहुत कम है, तो आप उसको ले सकते हो। बैलेंस शीट आपको लगती है कि अच्छी है। तो जब बहुत सारे लोग मतलब वो कह रहे हैं कि जब रेडर को आने दो, एसेट प्ले में है कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प, रिकमैन और ये भी बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उस तरह के, अगर उसमें सही में कुछ दम है तो उस तरह के लोग आएंगे, उसको लेना चालू करेंगे। जब लेना चालू करेंगे तभी तुम भी घुसो, पहले मत घुस के रहो, तब तुम भी घुसो साथ में ही उनके। और बहुत जब ज्यादा ही लोग आ जाते हैं कि उस तरह के बहुत सारे लोग आ गए, इंस्टीट्यूशन भी आ गए, तो उस समय तुम कट लो। वो कहते हैं एक मतलब नॉर्मल में ये बताते भी रहते हैं कि जब किसी स्टॉक में के दरवाजे में बहुत ज्यादा भीड़ है एंट्री करने के लिए, तब उधर से आप कट लो। और जब देखो कि कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, सब खाली बाहर निकलने को सोच रहे हैं इससे, तो उस वक्त में आप एंट्री कर लो, ठीक है। तो इस तरह का वो बहुत सारा एनीडोट्स शेयर करते हैं किताब के अंदर में। तो हम लोग ने ये चीज देखा कि एसेट प्ले करेगा। तो ये मोटा मोटी एक तरह से समरी था जो बुक का पीटर लिंच ने किया है। तो हम लोग मतलब हर एक को यहाँ पर डिस्कस किए हैं।
एक तरह से पीटर लिंच ने अपना पोर्टफोलियो का परसेंटेज ही बताया था कि 5 से 10%, जैसे बस स्लो ग्रोवर तो मैं लेता नहीं हूँ, पर अगर ले भी लिया तो बहुत छोटा पोर्शन रहेगा। और सेफ के लिए स्टालवार्ट हमारा मतलब कुछ रखता ही हूँ मैं अपने पोर्टफोलियो में, वो मेरे को सेफ्टी देता है और एक तरह से ये देता है। मेरे को ये मानते हैं कि लोग खाली मैं फास्ट ग्रोवर ही रखता हूँ, मगर फास्ट ग्रोवर मेरा मेजोरिटी पोर्शन रहता है 35 30 से 40%, उसको मैंने एक बीच का ले लिया 35%। बट वो ऐसा नहीं है कि भाई फास्ट ग्रोवर ही सिर्फ मैं रखता हूँ, साइक्लिकल भी मैं ले लेता हूँ, मेरे को जहाँ वैल्यू दिखता है मैं वो लेता हूँ। मेनली इनका ये कहना है। टर्न अराउंड भी 15% रखते हैं, एसेट प्ले भी 15%, मतलब एक तरह से वो कहते हैं कि फास्ट ग्रोवर वो 30 से 40% रखते हैं, बाकी जो है ऑल अदर कैटेगरीज रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेयर ही कैन सी वैल्यू। तो वो हम एक तरह से उनका जो है मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन समझने की कोशिश करें। हमारा रिस्क एपेटाइट के अनुसार हमारा जो भी रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, और जरूरी भी नहीं है कि हमको ये सारे रेशियो एसेट प्ले या टर्न अराउंड हमको मिलेंगे भी। ठीक है, बाकी भी हम लोग मतलब थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, तो उस तरीके से कि हमारा एटलीस्ट हम इसको प्ले कर सकते हैं। स्टालवार्ट हमको पता ही रहता है, फास्ट ग्रोवर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्लो ग्रोवर तो सबको पता ही है कि डिविडेंड के लिए कौन सा लेना है, तो वो आप देख सकते हैं। साइक्लिकल ज्यादातर स्टॉक साइक्लिकल ही होते हैं, डिफेंस, ऑटो, पावर सेक्टर, बाकी सारी चीजें। सेक्युलर के लिए जैसे है, हम देखें सेक्युलर में भी आपको साइकिल नजर आ जाती है, और इनफैक्ट साइक्लिकल जैसे सीमेंट है वो भी आपको सेक्युलर दे सकता है। तो मतलब स्ट्रिक्ट डेफिनेशन टर्म्स में नहीं हम उसको देख के, हम उसको ये देखेंगे कि भाई हमको जो है साइक्लिकल का एक टेलविंड और हेडविंड वाले कंसेप्ट से हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है हमने मतलब एक तरह से डिस्कस कर लिया। पिकिंग विनर्स में जो हमने ये बोला था कि स्टॉकिंग द 10 बैगर्स, इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट है कि बाय व्हाट यू नो वाला है ना। और एक चैप्टर 7 आई हैव गॉट इट, व्हाट इज इट, तो इसमें ही वो मतलब कैटेगराइज करते हैं। फिर यहाँ पे परफेक्ट स्टॉक वाटर डील, तो मतलब लेने से पहले जांच लो कहानी क्या है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि अगर आपको एक ही चीज फॉलो करना है तो आप अर्निंग्स फॉलो करो, चैप्टर 8। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि मेनली इनका निचोड़ यही है कि फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो रखो, मतलब सब तरह का, जैसे स्टालवार्ट, और आपको मतलब लार्ज कैप भी मिलेगा, मिड कैप में मतलब ये मिलेगा। और जब मतलब स्टार्टअप में भी अगर फास्ट ग्रोथ लेना है तो रैपिड एक्सपेंशन फेज वाली लो, जैसे जब मैकडोनाल्ड अपनी चेन एक के बाद एक कर रहा था, ये डोमिनोज कर रहा था, उस वक्त में लो। टॉय आर एंड यू का एग्जांपल देते हैं, ब्रिस्टल मायर्स का एग्जांपल देते हैं, और फिलिप मॉरिस का देते हैं, तो वो उस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। तो जब मतलब रैपिड एक्सपेंशन फेज में और सैचुरेशन फेज में, तो मतलब क्या वो खत्म हो गया है क्या, वो और वो फैल नहीं रहा है, बोलते हैं कि और कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सिर्फ अर्निंग्स फॉलो करो। ठीक है, और फिर एक ये भी कहते हैं कि जहाँ पे मतलब ये इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा घुस गए हैं, भीड़ आ गई है, तो मतलब डिस्कवर हो गया, वहां पे आपको मतलब वो मल्टीबैगर वाला पोटेंशियल नहीं मिलेगा वहां पे। आप इसलिए उसको आप देखो बोरिंग, जहाँ पे एनालिस्ट नहीं आ रहा है उस तरह का कोई धंधा देखो, डिप्रेसिंग धंधा। ठीक है, और मतलब आपको डिप्रेसिंग ना लगे, मार्केट को डिप्रेसिंग, क्योंकि डिप्रेसिंग होगा तो आप भी ट्रैक नहीं करोगे, मेरा मतलब मानना ये है। तो कहते हैं कि जहाँ पे लोगों की ज्यादा नजर हो जाती है वो डिस्कवर्ड हो जाता है, और जितना जल्दी डिस्कवर्ड होगा उतना ज्यादा आपको मतलब कम रीरेटिंग के चांस मिलेंगे। ठीक है, और रीजनेबल वैल्यूएशन होना चाहिए। तो हम लोग ने ये सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पे एक बुक की डिस्कस करी। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग मतलब एक ही के अंदर में नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने विजडम बताया था कि 12 सीरियस थिंग जो मार्केट में लोग बोलते हैं कि स्टॉक यहाँ तक नीचे गिर गया और नीचे नहीं जाएगा, या इतना ऊपर आ गया तो और नहीं जाएगा, मतलब प्राइस से रिलेटेड जो बातें हैं, तो प्राइस से रिलेटेड बातें वो कह ही चुके हैं कि भाई उसको मत देखो, उसके वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स को देखो, कहानी देखो, वो सारी चीजें तो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस की ही है इस वीडियो में। ठीक है, फिर ऑप्शन फ्यूचर्स के बारे में बताए थे, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। तो फाइनल चेकलिस्ट में जो बात बताते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और 227 यही सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं। तो फाइनल चेकलिस्ट में भी वही चीज हमको बताते हैं कि अगर मान लो कि आपको पता है कि भाई अगर रिसेशन आने वाला है या रेट ऊपर की तरफ हाइक होने वाले हैं, तब आप मार्केट से निकल जाइए, अदरवाइज तो मार्केट को टाइम करने का आपके बस में है नहीं। ठीक है, आपको मतलब उसका वोलेटिलिटी झेलना ही पड़ेगा। तो दैट इज द प्राइस वी पे फॉर द इंक्रीमेंटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन कंपैरिजन टू एफडी एंड अदर सेफ जो हमारे इन्वेस्टमेंट है एवेन्यूज। तो फिर एक डेट से रिलेटेड भी बात बताई थी कि जो है मतलब कि आप डेट को भी देखना चाहिए, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो देखना चाहिए, कुछ नंबर्स के बारे में बताए थे कि कितना क्या होना चाहिए, 10 से नीचे होना चाहिए रेशियो, क्या पी और सेल्स ग्रोथ वगैरह बताए थे। तो स्लो ग्रोवर्स में हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया कि ये डिविडेंड इसमें देखना, स्टार वॉट में जो है देखना, साइक्लिकल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे जो सम पॉइंटर्स वो बताते हैं कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कंपनीज यू ओन एंड द स्पेसिफिक रीजन फॉर होल्डिंग द स्टॉक। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग ने एक बार डिस्कस भी किया था कि जो धंधा समझ में आए उसको लो, या जो ले लिया उसको अच्छे से समझो और एक्सपेंड भी करो अपना मतलब कि नॉलेज का। ये नहीं कि सिर्फ मेरे को एक चीज छोटी समझ में आती है तो बस मैं उसी को लूंगा, बैंक ही बैंक लूंगा। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे पास स्टॉक है उसकी जाति पहचानो, उसी के हिसाब से अपेक्षा उस स्टॉक में क्या रहेगा चलेगा वो पता करो कि मतलब कि हमको किसके लिए लेना है, मतलब डिविडेंड के लिए लेना है कि पी रेटिंग के लिए लेना है कि मल्टी बैगर के लिए लेना है। हर कोई तो चाहता है कि मैं 100% पोर्टफोलियो को यही रख लूं, पर उसमें रिस्क यही है ना कि हर कोई जो मल्टी बैगर बनना है वो बनेगा नहीं। आपका वो 100 सेल्स 50 100 कर रहा है और अचानक से सेल्स डाउन हो गया, स्टॉक आधा हो जाता है। तो जब सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जब स्मॉल कैप होती है तो उसका पी हाई रहता है। स्मॉल कैप में अगर ग्रोथ है तो पी हाई ही मिल रहेगी, तो उसे हाई पी से होने से दिक्कत भी नहीं है, मगर उसका ग्रोथ सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, तो हाई पी में यही दिक्कत है, अगर ग्रोथ सस्टेन नहीं किया, 50 का पी है, 50% का ग्रोथ है और वही सस्टेन कर रहा है 50% का ग्रोथ, तो ठीक है। और अगर मान लीजिए 100 का पी है, 50% का ग्रोथ है, तो भी वो उसको तोड़ेगा। ठीक है, और एक लेवल के बाद आपको मतलब कि ये दिखता है कि जैसे हो सकता है 30% का ग्रोथ आपको 35 का पी में मिल जाए, जैसे अभी पीएन गाडगिल आपको मिल रहा है 30% का ग्रोथ 35% में। बट आपको ये जरूरी नहीं है कि 40% का ग्रोथ 45 के पी में मिले, 40 के पी में मिले।
फिर आपको उसको मतलब कि रेशियो आपका थोड़ा ऊपर होता जाएगा कि आपको हो सकता है 40% ग्रोथ चाहिए तो आपको 60 का पी देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मतलब आप देख सकते हैं कि वी टू रिटेल में या हमारी और भी बाकी सारी कंपनी है, नाम नहीं लेते हम लोग, तो ईएमएस कंपनीज में भी हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही हमारा जो है लोगों को पता चल गया क्या है कि भाई इसका सेक्टर का जो है ईएमएस का ग्रोथ स्लो डाउन होगा, तो देखिए अपने आप ही उससे पहले ही करेक्ट हो गया स्टॉक्स। तो वही कह रहे हैं 50 से 100% ग्रोथ वाली कंपनी से सावधान, क्योंकि वो कभी भी मतलब उसका ग्रोथ स्लो हो सकता है। अगर आप बहुत एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो और आपको ये है कि तुरंत दूसरे दिन मैं उसको 9-15 पे उठ के काट दूंगा स्टॉक, अगर उसका रिजल्ट खराब आया, तो उस तरह से आप फ्रेमवर्क लेके चल रहे हो और घाटा आप ले सकते हो फटाफट। तो उस सेंस में वो कह रहे हैं कि मतलब हम लोग को देखते हैं कि हमें मतलब उस तरह की हाईली ग्रोथ वाली कंपनी में हम इन्वेस्ट करके थोड़ा सेफली नहीं रह सकते, उसके लिए हमको एक्टिवली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो कहते हैं हॉट इंडस्ट्री में जो हॉट स्टॉक है उसको नजरअंदाज करो, डाइवर्सिफिकेशन पर विश्वास मत करो, ये ज्यादातर डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। तो शुरुआती उछाल में स्टॉक में अगर छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, पहले देखो कि कंपनी का प्लान के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं। एक बिल्डर एक कंपनी का डिस्कस किया था, एक लाख विंटा था कि लाख विंटा, तो उन्होंने टेस्ट किया था कि वो शहर पर शहर उन्होंने एक्सपेंड कर रहा था, उसमें बहुत पैसे बनाए। पर बिल्डर बोल के एक कंपनी ने लिया था, एक रेस्टोरेंट चेन जो उसको हॉस्टल में पसंद आता था, क्योंकि वो बीच का सा खाना बनाता था, ना कि वो फास्ट फूड था, ना ही वो मतलब घर जैसा खाना था, मतलब उस टाइप का था। तो उसको लगा कि मेरे को पसंद आ रहा है तो सारे शहरों में चलेगा, पर वैसा नहीं चला। तो वो फ्लप हो गया। तो वो होता है कि बायस था मेरा कि भाई यहाँ पे तो मैं इसको मॉडल को प्रूव होने ही नहीं दिया कि जब दूसरे शहर में अगर ये प्रूव हो जाता तब मैं इसको लेता तो सही रहता कि हाँ भाई एक जगह के बाद दूसरी जगह, दूसरी जगह के बाद तीसरी जगह इसने कामयाब करके दिखाया। तो उसी तरह हमारे जैसे पेन गार्ड की भी है जैसे ज्वेलरी में, तो हम लोग भी इसको लेके तो एकदम हम उसको एकदम जैसे नई जगह खोल रहा है पटना में, भोपाल में, इंदौर में, तो हमको उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे उसका जो है ब्रांड या उसकी जो स्टोर में सेल्स आ रही है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। हम उसको पता चला कि हम लोग अपना 50% पोर्टफोलियो उसी को बना दिए, ठीक है, कि हाँ भाई हमको मिल रही है 30% की ग्रोथ कंपनी 35 के पी में, तो लो लगा कर, तो वैसे में ही वही फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा अपने अपने हिसाब से, बट स्टॉक का जो स्टॉक टिप से जुदा करके देखो, जो टिप देने वाला कितना तेज तरह स्मार्ट क्यों ना हो उसको आप अलग से देखिए, ठीक है। सरल दिखने वाला कंपनी में भी निवेश करो, जो बोरिंग लग रहा है वॉल स्ट्रीट का जो डार्लिंग ना हो। जैसे अभी आज के डेट में कैश मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस इन्फो है, वो आज सबको यूपीआई के चक्कर में है कि भाई यूपीआई है, इसका धंधा खत्म हो जाएगा। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने इसको लिया था, तो वो भी कुछ सोच समझ के लिया था। अब हो सकता है कभी बेच दे, उसका तो हम नहीं कर सकते, पर लिया था क्यों लिया था उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि वो मतलब ठंडा है। अभी आज कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा उसको कि कैश कौन देखेगा, तो हर कहीं यूपीआई ट्रांजेक्शन, मगर जस्ट एक रेगुलेशन चेंज आया कि भाई उसका भी फिर से चार चांद लग सकती है, तो अभी वो गिरा पड़ा है, तो वो वही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का भी जो पार्ट 3 है उसमें भी हमने यहाँ पे बता दिया कि ये क्या कर रहे हैं और कब बेचना है। इसमें भी मतलब तीन ही चीजें यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि डिजाइन है पोर्टफोलियो कैसे करना है, होता है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल, तो हमने वो डिस्कस कर लिया कि कब बेचना है। 12 सीरियस थिंग वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, नहीं देखे है तो वो सारे पे अलग अलग वीडियो बना रखे, हर एक चैप्टर पे अलग वीडियो। और इनफैक्ट एक जो चैप्टर है हमारा 12 सीरियस थिंग्स पे तो मैंने दो वीडियो बनाए। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि जाके वीडियो देख ले। हिंग लग रही ना फिटकरी, पैसा तो लग नहीं रहा आपका, तो देखने में क्या जाता है। और आपने अगर बुक पढ़ा भी है तो उसको भी साथ साथ में आप मेरे वीडियो या मेरे इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के साथ में उसको कोरिलेट करके देखें। और वीडियो के नीचे में मतलब आपको अगर मान लीजिए बहुत ही कम टाइम है तो आप मतलब उससे रिलेटेड जो आजकल एक इस तरह का डायमंड शेप का एक आ गया है एनालिसिस करने वाला टूल, तो आप उससे भी मतलब की करके और हम मेरे में कमेंट डाल सकते हैं। तो कमेंट एक्टिविटी रहती है तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बना रहता है, ऐसा नहीं है कि कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा तो ही मैं मतलब उसके लिए कर रहा हूँ, बट इन्वॉल्वमेंट बना रहता है तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।